होगा कुछ, फिर मुझे लगता है कि मैंने फिर गलत एनालिसिस किया होगा, बाकी लोगों ने गलत किया होगा जो बाकी पढ़ा रहे हैं। लेकिन एनालिसिस तो ये नहीं कहता, एनालिसिस जो कह रहा है वो ये कहता है कि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके, और प्रिलिम्स में नहीं आता। प्रिलिम्स में अब एक दो क्वेश्चन देने लगा, वो भी थीम से, कहीं आर्ट एंड कल्चर को जोड़ कर दे देता है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। और आता भी है तो लेटर और अर्लियर जो है, यानी मिडिवल, अर्ली मिडिवल और लेटर मिडिवल जो पीरियड है उसका, उस टाइम पर थोड़ा सा पूछता है, वहां का पूछता, बीच का वो भी नहीं पूछता प्रिलिम्स में। तो ये चीजें हैं उसमें। देखा जाए तो हम तो अवॉइड भी करते, मेंस में भी इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आता है क्वेश्चन, अब वो भी जहां से मैं बता रहा हूँ वहीं से मैक्सिमम आता है, बाकी का नहीं आता है। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की, करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए तो मैं खुद अवॉइड कराता हूँ कि पढ़ लो, नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है पढ़ लो, बट इसको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते तो उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो जाती हैं। इसका मिडाइवल का ऑटोमेटिकली क्यों, मिडाइवल देखो, हिस्ट्री पढ़ के आर्ट पढ़ो, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ ही रहे हो तो उसमें से ऑलरेडी पता चल जाना है उसका। ठीक है। हाँ, ये है कि नॉलेज होना इस चीज का बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज है आपके अंदर तो थोड़ा सा आपको रिलेट जल्दी कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं, आपको क्रोनोलॉजी याद होती है, ये चीजें रहती हैं सारी की सारी। तो तब नहीं, देखो वो इंटरव्यू में तो देखो कोई कोई प्रोडिक्ट ही नहीं होता है, जो बोल रहा है वो बड़ा गधा आदमी है जो भी बोला है इस चीज के बारे में। वो मिडवल, देखो पहले तो ये है कि आपके सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं पूछते हैं, ठीक है, ऐसा। पहले आपके बारे में पूछा जाता है, आपके डैप से पूछते हैं सारी चीजें। आप जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो इंजीनियरिंग के बारे में पूछ लेंगे, क्यों इसे चूज किया, क्यों इस फील्ड में आए, ये सारी चीजें होती हैं। आपने ऐसा कुछ लिख रखा है कि कोई आपने अपने हॉबीज में, इंटरेस्ट में कुछ ऐसा डाल रखा है, कोई अवार्ड पाया हो तो वहां से क्वेश्चन होते हैं। और फिर अगर हिस्ट्री ले रखी है तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या कोई ऐसा चीज जैसे सोशोलॉजी भी है आपका, या पॉलिटी भी है आपका, तो भी क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग कि रूल कैसे रहा, सोसाइटी कैसे चेंजेस हुई। तो मे बी इस रिलेटेड से क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं। मैं तो बैठता ही हूँ हर साल इंटरव्यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कैसे। अब अगर सोसाइटी पूछ रहे हैं किसी, आज की डेट में मैरिज इंस्टीट्यूशन बहुत चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो यार आदमी वहां से डेफिनेटली पूछेंगे कि भाई ये आपको क्या लगता है कि एंशियंट से लेके अभी तक में क्या चेंजेस आपको मिले हैं ना, व्हाट यू हैव बीन, कह सकते हैं उसमें कि क्या देखा, क्या सुना, क्या चीजें आपने उसमें चेंजेस देखे है ना, रेगुलर वहां से एंशियंट से अभी तक में। तो यू हैव टू मेंशन दैट अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री। एकदम से गैप थोड़ा ना कर दोगे इतने साल का कि 1200 से लेके और वैसे 600 से लेके 600 प्लस में आ चुके थे ये, और जाके अभी तक ये थे, लास्ट तक मुगल रहे हैं या फिर मुस्लिम शासक रहे हैं, रूलर्स रहे हैं, इतने सालों तक रूल किया है उन्होंने। तो इसको क्या आप एक झटके में खत्म कर दोगे? मतलब ये इसमें चेंजेस नहीं आया, बहुत सारा चेंजेस आया है हमारे देश में, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, सोशल थिंकिंग, हर चीज में रूल, हर चीज में चेंजेस आया है। तो वी हैव टू मेंशन ऑन दैट एंड उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में बताना पड़ता है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे कैसे नहीं बताना पड़ेगा। फिर कई बार आपको कंपेयर करके भी बताना पड़ता है कि डिक्टेटर के फॉर्म में अगर बताना है, कुछ ऐसा बताना है, तो आपको मिडिवल हिस्ट्री से आप बताओगे मोहम्मद बिन तुगलक क्यों सक्सेस नहीं हुआ, आज का नेता क्यों नहीं, कुछ ऐसा वो पूछ लेते हैं कि ऐसा कोई मिडिवल हिस्ट्री में, किसी हिस्ट्री में रहा है क्या कोई ऐसा रूलर जो अपने डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेता रहा हो और छोड़ देता रहा, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो ऐसी चीजें बहुत सारे, अपनी राजधानी कैपिटल चेंज करना, नाम चेंज करना बहुत तेजी से, और सक्सेस ना मिलना, इंटेलिजेंट होना, तो उसमें रहा है। डीमोनेटाइजेशन सबसे पहला आदमी करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही है। ठीक है। सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन उसी ने किया था। उसके बाद फिर ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ, फिर अभी मोदी जी ने किया, ये तीसरी बार हुआ है मोदी जी का, देखा जाए। आजाद भारत में दूसरी बार हुआ है, वैसे तीसरी बार हुआ है, फर्स्ट तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। तो आपको ये तो लिखना पड़ेगा, चीजें करनी पड़े, ऐसा थोड़ा ना कि हम चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में वो होता है कि वो आपके सामने कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे डिपेंड करता है, और क्या मूड में है सामने वाला। कोई फिक्स थोड़ा ना होता है इंटरव्यू में कि नहीं यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, अब लोग इसके लिए कुछ भी बनाएं, कुछ भी करें, क्या करते हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। जैसे आपने कहा कि अब इसमें क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में इसमें बहुत आते हैं क्वेश्चन। आप प्रीलिम्स के पेपर है पीवाई क्यू, आप उन्हें देख डालो कि कितने प्रीलिम्स में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, मिडाइवल से।
अर्ली मिडाइवल या लेटर मिडाइवल को छोड़ के 20 से कितने क्वेश्चन आए हैं? आपको मिलेगा 0 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन। 1% क्वेश्चन अगर आया होगा तो आया होगा। तो 1% के लिए हम इतनी मेहनत करें, इससे अच्छा अगर दूसरे सब्जेक्ट में हम कर लेंगे मेहनत, तो वो हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित हो जाएगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। गेट इट? तो हम इस चीज पे क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, अब देखो यही चीज होता है, मैं कई बार यही बोलता हूँ। अभी एक बच्चा है मेरा लखनऊ से ही, उसने इतना कभी कभार इतना गधापन करते हैं बच्चे। अब बच्चों को क्या होता है ना, एक तो कह देते फ्री का मिल रहा है ले लो, ये नहीं देखते चाहे फ्री का मिल रहा हो चाहे पैसे मिल रहा हो। लेकिन आपके लिए अगर वो ठीक नहीं है तो हमें उसे लेने की जरूरत नहीं है। फ्री में कुछ भी मिलेगा तो ले लेंगे? नहीं ले सकते हम। अब उनको किसी ने बोल दिया कि भाई आप डेली आंसर राइटिंग, डेली आके 3 घंटे क्लास करो फिर आंसर राइटिंग करो। अब वो वहां से इतनी दूर से आता है, लगभग पहले तो वो आता है कि 5 घंटे, 3 घंटे वो प्लस 2 घंटे आंसर राइटिंग फिर डिस्कशन, लगभग 6 घंटे इसी में चला जाता है। फिर 1 घंटा आना, फिर 1 घंटा जाना, 6 2 8 घंटे। फिर इसके बाद मतलब 10 घंटे ऐसे ही चाहते हैं। 1 घंटा खाएगा, रेस्ट करेगा, 10 घंटे चले गए, 8 घंटे 7 8 घंटे सोएगा, तो 10 18 घंटे हो गए। और 6 घंटे बचता तो नहाना धोना, दिन का भी खाना है, रात बस का खाना थोड़ा ना है। मशीन तो हो नहीं कि कुछ ऐसी करो, कुछ करोगे नहीं। 1 2 घंटा नहाने धोने में, रेडी होने में, बैठने में, बातें करने में भी जाएगा। मशीन नहीं होता है। तो वो इसमें हमें कोई कितना भी कहे आप इतनी क्लासेस लगा लो, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 20 लगाओ, 5 घंटे की क्लासेस करो, 6 घंटे की, क्यों करना है भाई? मुझे जब तक मैं सेल्फ नहीं करूंगा सिलेक्शन नहीं होगा, ये फैक्ट है। नंबर 2 है कि अगर मैं क्लासेस क्लासेस में, देखो क्लासेस में अगर पढ़ के हर चीज आपको अगर तैयार रहे, याद रहे माइंड में, तो फिर आदमी फिर नोट्स ना बनाए, है कि? आप जब घर में पढ़ते हो ना तो वहां से आपके माइंड में वो याद रहता है, हमेशा के लिए बैठ जाती चीजें, पढ़ते हो बार 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 पढ़। जब आप क्लास में पढ़ते हो तो वहां सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको याद होता है। इसीलिए दोबारा आपको सेम डे अगर पढ़ना है, उसको माइंड में रखने के लिए कर रहे हो, तो आप 1 घंटा या आधा घंटा क्लास के बाद उस चीज को रिवीजन अच्छे से नोट्स बना के, या नोट्स बना चुके हो तो उसको रिवीजन करना चाहिए, बुक में देखना चाहिए, तो आपके माइंड में बैठेगा। अदरवाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट बैठेगा, 4 दिन बाद पहले वाली क्लास में क्या क्या बताया गया वो भूल जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही याद रहेगा। इसलिए चीजों को जरूरत है। तो हम क्या है कि हमें फ्री का मिल जाए, ना भी फ्री का मिले, किसी ने हमें बोल दिया प्यार से कि ऐसी ऐसी चीजें इतना मैं करा दूंगा आपका हो जाएगा। अब वो क्या है, अपने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बना रहा है कि मेरे पास इतना बच्चा हो जाएगा, तो लोग देखेंगे तो बच्चे से बच्चा आता है। हमें उस चीज को फोकस, वो हमारे नाम पे बच्चा क्यों लेना चाहता है? अपने नाम पे बच्चा ले, बच्चे को दिखा के बच्चा क्यों लेना? भाई हमारा काम है, हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन वो तुम दिला सकते हो तो दिला दो, उतना पढ़ाओ, उतना हमें पढ़ना है जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। तो अब इन्हें कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा? हर एक बंदे को नहीं समझाया जा सकता। अभी आपकी उसमें था, आप खुद ही देखे हो, बीच में क्लासेस आपकी खुद ही देख लो, सुबह से लेके शाम तक क्लासेस ही क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस ही क्लासेस चल रहा है। आदमी पढ़ेगा कब, सुकून कब लेगा, सीखेगा कब, क्या करेगा, समझ ही नहीं आ रहा। नॉनसेंस चीजें चल रही थी, क्या कहें? कुछ है कहने लायक? नहीं है कहने लायक, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है। लाइफ में कुछ भी ऐसी चीजें हो, आप अपना पहले देखो कि आपके लिए बेटर क्या है। आप खुद इन्हें समझदार हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये मालूम हो कि आपके शेड्यूल में कोई दिक्कत तो नहीं है। जितनी सेल्फ स्टडी इसमें करोगे वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है? आपको नॉलेज सब्जेक्ट चाहिए वो करो, सेल्फ स्टडी करो और मेंटोरशिप लो, बस खत्म। टारगेट पूरे करो, चीजें करो, जो नहीं आता डाउट वो पूरे क्लियर करो, बस हो जाता है सिलेक्शन। तो ये चीजें होती हैं। बट अब क्या कहें, अब कहने की कोई ऐसी चीजें है नहीं, रही नहीं है। चलो खैर, हमने कल राइट टू लाइवलीहुड तक हमने इसको डिस्कस किया था। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी राइट टू लाइवलीहुड, राइट? यहीं तक किया हमने। डिग्निटी नहीं, नहीं नहीं, मैंने कहाँ तक बताया है? मैंने राइट टू लाइवलीहुड तक बताया ना, डीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला 1976 केस। इसके इसके बाद ही बताया मैंने। यहीं तक बताया। वो तो बहुत ऊपर था, वो बहुत ऊपर था, ये भी मैंने बताया। यूथानसिया एंड राइट, ये नेक्स्ट है इसी में, ये भी आर्टिकल 21 में ही आता है, राइट टू डाई। हाँ
हाँ तो देख लो, इतना तो याद रहता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये एक अलग है, ये भी इसी के ऊपर आता है, ठीक है। डिग्निटी, ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। इसमें एक केस हुआ था, अरुणा अरुणा स्टानबॉग स्टानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। और एक इसी में केस हुआ था, कॉमन केस, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2011 में, वो 18 में हुआ, सॉरी। इसमें क्या हुआ कि ये केसेस के थ्रू इसमें ये बताया गया कि देखो, पैसिव यूथानसिया एंड लिविंग विल्स अलाउड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जरूरी है। इसमें आपको ये चीजें, आपको कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होना बहुत जरूरी है, तब आप ऐसे कर सकते। यूथानसिया एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मरने के लिए आपके पास राइट है, यूथानसिया के राइट है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, तभी आप इसमें कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें यही है, पैसिव यूथैनेसिया एंड लिविंग विल्स allowed in specific circumstances। ठीक है, एक तो ये पार्ट इसमें आ गया, ये ध्यान। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी। डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, डेथ पेनाल्टी में एग्जीक्यूशन, डेथ पेनाल्टी के एग्जीक्यूशन में डिले करना, वो भी है आपका। कैसे? डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनाल्टी, आर्टिकल 20, and this is comes under आर्टिकल 21। एंड इसमें क्या, कौन सा केस? हाँ, वो इसी पे कह सकते हैं। तो इसमें एक सबसे शुरुआत में 2014 में एक और आया, शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शत्रुघ्न शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया 2014। इसमें क्या दिया गया था? इसमें यह था कि प्रोलॉन्ग्ड डिलेड इन prolonged delayed in execution are considered cruel and violative of Article 21। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो इसी का पार्ट मानते हैं आर्टिकल 21 का, दैट इज नार्को एनालिसिस एंड प्राइवेसी। नार्को एनालिसिस एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी इसमें यह है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। इसके अंदर ये हुआ कि इनवॉलंटरी administration of narcoanalysis, brain mapping or lie detector test is prohibited as it violates mental privacy। ध्यान से इस चीज को समझना, इसमें नार्को एनालिसिस एंड प्राइवेसी, तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, ये जब सेल्वी केस हुआ उसको उसमें आया कि कैसे है, इसमें इनवॉलंटरी बात की गई थी, इनवॉलंटरी डिले, इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट इज प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है
एज इट्स वॉलेट मेंटल प्रिवेसी, अगर उसका मेंटल प्रिवेसी को, मेंटली चीज़ों को हैरेस करने के लिए अगर आप करके उसको कन्फेशन करवाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रोहिबिटेड है, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो. इफ ही इज नॉट willing to say anything, then you can't force to anyone. And if you have evidences, then you can proceed further. Otherwise, you have to stop. And you don't force and don't torture to anyone फॉर द कन्फेशन. तो कन्फेशन के लिए इस चीज को नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं. जैसे इसमें देख लो, जैसे कि अभी आप इसको ले लो, शाहरुख खान के बेटे को, है ना, तो उसको ले गया जाया गया, बहुत उससे कोशिश की गई कि आप इसे एक्सेप्ट करो, चीजें ऐसा करो. तो ये तो कहो पैसे वाले थी पार्टी, तो डरता भी नहीं था इतना कि नहीं कन्फेशन करना जरूरी है कि नहीं. उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया तो नहीं किया है. बाद में क्लीन चिट उससे मिल गई बच्चे को, जो भी बच्चा तो नहीं है, बराबर का ही है हमारे, अब क्या ही बच्चा है वो, लेकिन शाहरुख खान के बेटे को मिल गया. अदरवाइज वहां पर कोई अगर मिडिल फैमिली होता, कुछ और होता, तो उसे कन्फेशन कर, इतनी इतनी उसे तो मार नहीं पड़ती, बाकी को तो बहुत सारा चीजें कर लेते, जबरदस्ती करके उसको कहीं ना कहीं कन्फेशन करा लेते, और वो शायद आज उसकी लाइफ स्पॉइल हो चुकी होती. तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें. नेक्स्ट है आपका डेथ पेनाल्टी. डेथ डेथ पेनाल्टी यानी ये केस था बच्चन सिंह केस, बच्चन सिंह केस 1980. Death penalty to be applied. Death penalty to be applied only in the rarest of rare cases. In the rarest of rare case. इस वाले 1980 में ये तय किया गया था कि हम किसी को अगर डेथ पेनाल्टी दे रहे हैं तो ये बहुत कम लोगों में डेथ पेनाल्टी वो होगा, आदमी जी पाए. लेकिन आदमी को इस हालत में कर देते हैं कि वो चाहे डेथ पेनाल्टी नहीं मिलेगा तो उसके मरने के बराबर, इससे अच्छा डेथ पेनाल्टी दे दो तो मर तो जाएगा, सुकून से मर जाएगा, इतनी कष्ट नहीं झेलेगा जो वहां रह के टॉर्चर झेलता है, चीजों को करता है ना. ठीक है, ये है. ये हो गया यहाँ तक. इसके बाद एक हमें अभी की जो रिसेंटली अगर हम इसमें देखें, ये कब तक, सॉरी मैं इसमें अभी रिसेंटली जो केस कब आया था ये वाला, अभी जो बच्चा जिसकी डेथ की बात कही गई थी, कौन से महीने में था? ये 20 डेथ वाला, अरे हरीश राणा यही था ना लड़का. हाँ हाँ, तो ये भी इसी में आएगा. आपके सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाइज किया है पैसिव यूथनेसिया, जो हमने अभी पढ़ा था जस्ट इसके पहले, पहले केस हुआ था हमारे यहाँ पहले, लेकिन उसे अभी इसमें रखा गया है. जैसे मैंने एक कौन सा बताया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना. तो ये उसी उसमें पार्ट में ये भी आ जाता है, राइट टू डाई विद डिग्निटी वाले में, कि आप उसके साथ मर सकते हो, आप इच्छा मृत्यु ले सकते हो. 32 ईयर हरीश राणा केस, याद रखना, इसको डाल सकते हो उसी वाले पार्ट में, नोट में लिख लो इसको. हरीश राणा हु हैड बीन अ persistent vegetative state for 13 ईयर, और इसके लिए बोला गया था. और ये आता है यूथेनेसिया होता क्या है, दैट इज यूथेनेसिया मींस दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग. यानी सफर से, जो आप कष्ट झेल रहे हो, जो पेन झेल रहे हो, उससे अपनी लाइफ को एंड करके सुकून देना, अपने उस पेन से मुक्त होने के लिए इसे यूथनासिया बोलते हैं. ठीक है. इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज मर्सी किलिंग, इसे बोलते हैं मर्सी किलिंग, टिपिकली अकरिंग इन केसेस वेयर अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम अ इनक्यूरेबल और टर्मिनल डिस्ट्रेस, या कोई ऐसे डिजीज जो
क्योर नहीं की जा सकती, उस टाइम पे ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें दो टाइप की है, पैसिव एंड एक्टिव, जो हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें पैसिव रखते हैं और कुछ जगह एक्टिव रखते हैं। एक्टिव अभी का जो केस था वो बेसिकली हम उसे देखा जाए सो वो एक्टिव केस माना जाता है। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव का मतलब होता है टेकिंग अ स्पेसिफिक एक्शन टू कॉज डेथ, ठीक है, सच एज एडमिनिस्ट्रिंग अ लेथल इंजेक्शन, दिस रिमेन्स इलीगल इन इंडिया। सो ये एक्टिव इथनेशिया है। पैसिव क्या है? विदड्रॉइंग विद होल्डिंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट लाइक फीड ट्यूब्स या कुछ ऐसे, या वेंटिलेटर में है आदमी, मरने की पोजीशन में, कष्ट में है, टू अलाउ अ पेशेंट टू डाई नेचुरली, दिस इज लीगल इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये है इसमें, ये दोनों के दोनों, ये पैसिव हो गया, वो एक्टिव हो गया, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं हमारे उसमें, जो मैंने अभी इसके पहले भी लिखाया है और ये कॉमन कॉज भी लिखाया। लेकिन इसमें एक 2013 में, 2023 में सॉरी, मजिस्ट अमेंडमेंट इसमें हुआ था थोड़ा सा, वो नोट लिख लो इसमें, मरने के उसमें पॉइंट में एक नोट लिख लो, फिर आगे हम चलेंगे। नोट ये लिखना है कि द सुप्रीम कोर्ट सिंप्लीफाइड द 2018 guidelines removing the requirement of for a judicial magistrate's counter signature require. The Supreme Court simplified 2018 guidelines removing the requirement for a judicial magistrate's countersign signature, counter signature लिख लो, counter signature on living wills to make the process, हाँ बता देता हूँ बेटा, मेक द प्रोसेस मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। हिंदी में लिख लो बेटा इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्देशों को और गाइडलाइंस को या निर्देशों को और साधारण कर दिए, जिसमें से जुडिशियल या न्यायिक मजिस्ट्रेट के काउंटर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट को हटा दिया, जिससे कि ये और ज्यादा प्रैक्टिकल हो सके प्रोसेस। ये ऐसा है। हाँ ये जरूर है बेटा, एक बार समझ सकते हो इसमें। कई बार जब मेंस लिखोगे ना, तो इसमें ये होता है कि अगर आप इथनेशिया जा रहे हो, इथनेशिया में जा रहे हो, किसी को आप विलिंग डेथ दे रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या आपको कानून की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या करवाना पड़ेगा, उसके लिए क्या जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि घर में, चलो आपके घर में कोई है ना, भाई है, वाइफ है, कोई भी है, ऐसा वो कभी गुस्से में बोल दिया कि मैं तो मरना चाहता हूँ यार, मैं जीना ही नहीं चाहता। आपने कहा अच्छा ठीक है, वो तो दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इच्छा मृत्यु मर सकते हो, मैं आज ही मार देता हूँ आपको, कोई नहीं, आप बताओ कब मरने का प्लान है, मैं बनाता हूँ कुछ ऐसा, लाता हूँ, आज व्यवस्था करता हूँ मारने की, है ना। तो आप कह दो कि नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसने कहा कि मुझे मरना है, मैंने मार दिया उनको, मैं तो हेल्प कर रहा था उनके मारने में। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीजें आपको स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपका विषय जो विल से या डेथ की बात करें, विलिंग डेथ की बात करें, तो वो आता है, तभी आता है। ऐसा नहीं कि कभी भी जो मन करे किसी ने बोल दिया और आपने उसको डेथ दे दी कि चलो हमने तो इसकी इच्छा पूर्ति की है भाई, ये मरना चाह रहा था, कष्ट में था, खत्म, ठीक है। पहला पहला पॉइंट इसमें, मरने के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए क्या जरूरी है? क्लैरिटी ऑन टर्मिनली, लिख लो इसमें, क्लैरिटी ऑन टर्मिनली, ठीक है, वर्सेस वेजिटेटिव। ये है क्या चीज? वो चीज को हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा।
समझेंगे इसको। इसमें क्या है कि लेजिस्लेशन इज नीडेड टू डिफाइन क्लियर मेडिकल बाउंड्रीज। इसका मतलब है यहाँ पर कि लेजिस्लेशन, किस चीज की लेजिस्लेशन को किस चीज की जरूरत है, नीडेड टू डिफाइन, उसको जरूरत है कि डिफाइन कर ले क्लियर मेडिकल बाउंड्रीज क्या है, क्या कहता है मेडिकल, क्या कहता है उसके बारे में। ठीक है, टू डिफाइन क्लियर मेडिकल बाउंड्रीज। ये नहीं कि अपनी मर्जी से करोगे, जब मेडिकल कह देगा कि ये बस का नहीं है, अब इसको बचाया नहीं जा सकता है, या ऐसे ही कष्ट में रहेगा इतने साल तक, कुछ ऐसा रहेगा तब इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ओरिजिनली डिनाइड हर्ष, ऐसा नहीं, जब हर्ष हर्ष हरीश राणा का जब पीआईएल गया उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले उसको डिनाई कर दिया कि ऐसे कैसे, बिकॉज ही वॉज नॉट टर्मिनली इल, वो टर्मिनली इल नहीं था वो। ठीक है, and despite being in a vegetative state for 13 year, तो ये चीज लेकर उसके उस एग्जाम्पल में गया, तभी उन्होंने डिनाई कर दिया। इसके बाद उन्हें बाद में मिला उनको कि हाँ नहीं ठीक है अब इसको दे देना चाहिए, लेकिन पहले क्यों किया, क्योंकि उसे ये नहीं दिखाया गया था कि ही वॉज टर्मिनली इल है। उन्होंने बताया ही वॉज नॉट टर्मिनली इल, ये ऐसा बीमारी नहीं है इसको कि ठीक नहीं हो सकती, कुछ ऐसा वो दिखाया ही नहीं उन्होंने, मेडिकल कंफर्म क्लियरिटी थी ही नहीं, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। लेकिन बाद में जब गया इनके पास केस कि नहीं भाई इसका हो सकता है, ये नहीं है अब जीने का, और इतना कष्ट पेन है कि बहुत ज्यादा बीमारी से क्या लेना देना है, जब पेन ही इतना है नहीं सह सकता, और ठीक होने में पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं होगा, तो उसने कहा कि नहीं ठीक है इसको जाने देते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा एक और भी है, स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल बोर्ड, स्टैंडर्डाइजिंग स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल बोर्ड। अब इसमें है कि लॉ जो है वुड क्रिएट अ यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स। क्या करेगा, जो हमारा लॉ है कानून है, वो क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल क्रिएट करेगा, किसके लिए, प्राइमरी या सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के लिए। तो ये एक क्रिएट करना है, वुड क्रिएट अ यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है उसको आप पूरा करो, किस चीज के लिए, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, इसके लिए करेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चले, तो इस केस में भी, इसमें भी राणा की ही ले लें, कोई ज्यादा नहीं, राणा का ही इसमें सारा, मैं सारे केसेस में राणा को जोड़ के बताऊंगा। इन दिस केस राणा, सुप्रीम कोर्ट हैड टू मैन्युअली कॉन्स्टिट्यूट दीज बोर्ड्स इन 2025, मतलब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बोर्ड बनाया, ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो उतना लायक नहीं था कि वो बना के कुछ ऐसा कर पाता, और जिस हिसाब से उसे कष्ट था पियाल गया था, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हम ही को बनाना चाहिए, तो उसने बना लिया, 2025 में बनाया इसको बोर्ड को। और इसके बाद उसने रिसर्च की, जांच की, प्रोटोकॉल लिया, सारा चीज करवाया, फिर जाके उसको डेथ मिली। तो ये एक प्रोसेस के लिए ना बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं और चीजें देखनी पड़ती हैं, पहला तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट है हाँ हाँ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड बनाया कि भाई चेक तो करना पड़ेगा ना भाई, मेडिकल बोर्ड अगर कहीं कहीं ना कुछ हमारे जो स्टैंडर्डाइजिंग मेडिकल बोर्ड्स है, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं, ये हमें प्राइमरी सेकेंडरी बोर्ड यानी रिव्यू के लिए कि क्या सही है क्या गलत, कितनी रिपोर्टें सही हैं, फिर से जांच करो, ये चीजें करो, तो उसके लिए अगर वो नहीं बना पा रहा है, एबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। और वो पेन में भी सफर है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जानती है, इसलिए उसने बनाया चीजें की और इसमें शुरुआत करने की। क्या है, हाँ इसका चेयरमैन तो कोई ना कोई, अब इसका चेयरमैन तो यार मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, बस इतना पता है कि इसमें कुछ बनाया गया था, अब एक बार देख लेना ये क्या इसके चेयरमैन कौन कौन बनाए जाते हैं। हो सकता है कि एक मेडिकल चीफ होगा, है ना, सीएमओ जिसे बोलते हैं, वो होना चाहिए, और इसके बाद एक लॉयर कोई ऐसा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होना चाहिए, कुछ ऐसा देख लेना एक बार क्या क्या है। और मे बी इसका नेशनल मेडिकल कमीशन इसमें इसके अंदर रखा जाता है, इसमें जब भी कभी बात आती है
तो मेन है इसका नेशनल मेडिकल कमीशन, इसके अंदर ये बोर्ड बनते हैं और ये चीज चलती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये है, ओके बेटा, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं और इसको एक बार देख लो। ये मेडिकल बोर्ड जो है जितने भी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप रोल ऑफ अपॉइंटमेंट कौन करता है क्या नहीं करता, हाँ ये बता सकता हूँ कि एनएमसी भी अपॉइंटमेंट करने में उसका मेन रोल तो एनएमसी का होता है। जब एनएमसी इस बार नहीं कर पाई तब सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है, एनएमसी ही अपॉइंट करती है बोर्ड, लेकिन एनएमसी थी नहीं, एनएमसी लैकिंग था कहीं ना कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। अदरवाइज उसके पास ही ये अथॉरिटी है, पावर है। अब उसने किसको किया है वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन एनएमसी के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर क्या अभिजात चंद्रकांत सिंह ऐसे करके नाम है। बाकी बोर्ड का एक बार देख लेना, बोर्ड का नहीं मुझे याद है, पता नहीं है। ठीक है, वो एक बार देखना पड़ेगा। इसके बाद प्रोटेक्शन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखो इसमें क्या है ना कि पता लगे कि इसलिए इसमें प्रोटेक्शन क्यों कहा गया कि डॉक्टर्स नीड लीगल इम्यूनिटी। डॉक्टर कहता है कि भाई लीगली आप काम करा लो पहले, फिर आप मुझसे बताओगे। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत कष्ट, वो कहता है डॉक्टर साहब दे दो आपके ऊपर केस, कुछ नहीं होगा, बस मुझे मार दो। उसके घर वाले कह रहे हैं कि भैया कुछ कर दो इसको, डेथ इसको चाहिए, अब ये नहीं जी पाएगा, इतनी तकलीफ में है बच्चा, हमसे देखा नहीं जा जाता है, इसको कर दो। डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने ऐसा कुछ कर दिया तो डॉक्टर चला जाएगा जिंदगी भर के लिए। उतने समय इमोशन आदमी देखता है, बाद में वही इमोशन को किसी ने बता दिया कि डॉक्टर ने दवा दी थी ना, आप पैसा वसूल सकते हो डॉक्टर से अच्छा खासा। बेचारा डॉक्टर ने उस टाइम पे आपकी सुनी, आज डॉक्टर को आपने फंसा के उसको सारा करियर खत्म, पैसा अलग से। इसलिए डॉक्टर कहता है कि नहीं, पहले आप लीगल चीजें लेकर आओ। में से डॉक्टर्स नीड अ लीगल इम्यूनिटी, देन वो प्रोसीड करेगा व्हेन द फॉलोइंग अ पेशेंट डिग्निटी विश चॉइस। अगर वो कुछ करता है, चॉइस उसको चाहिए, तो पहले आप लीगल चीजें करा के आओ, देन वो उसको डेथ मिलेगी। ये डेथ के लिए जो चीजें होंगी, जो मेडिकल उसको चाहिए ट्रीटमेंट, वो चीजें हम करवा देंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीगली सारी प्रोसेस करके आना है, लेकर आना है। कि इसमें हाँ लिखा है कि भाई इस बच्चे को एक ये डेथ चॉइसेस इसकी, और इस तरह की बीमारी से आप इसे ऐसा कुछ कर दो जिससे इसकी डेथ हो जाए। वो पाप क्यों लेगा भाई, पाप भी ले, इसके बाद वो जेल भी जाए, कब किसका मूड चेंज हो जाए, ये सारी चीजें हैं इसमें। इसलिए इसमें भी ये चीजों को लेकर इसमें डॉक्टर का इसमें भी होता है कि जो करंट रोल है डॉक्टर्स का, फियर क्रिमिनल लाइबिलिटीज फॉर, तो कहीं ना कहीं डर रहता है इस चीज को। एंड कभी कभी होता है सुसाइड विदाउट अ कोर्ट सैंक्शन फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या चीजें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं। तो वो थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं बचना चाहिए, चीजों को रखना चाहिए। दूसरा है राइट ऑफ द फैमिली, राइट्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और आता है, राइट्स ऑफ द फैमिली। राइट्स ऑफ द फैमिली का मतलब है लेजिस्लेशन वुड फॉर्मलाइज द रोल ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन इन डिसीजन मेकिंग फॉर इनकम्पोनेंट पेशेंट्स। इन राइट्स टू द फैमिली, फैमिली का राइट है। लेजिस्लेशन यानी कुछ भी ऐसी चीजें अगर उसको तकलीफ है, वो चीजें हैं, सो वो वहां से जाकर अपने ये उनकी फैमिली उसके लिए सारा चीज कर सकती है लीगलाइज। और ये भी है, ऐसा नहीं कि तुरंत करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली ने प्लान ही बनाया हो कि इसको मरवा देते हैं, इसे कहला देते हैं, उसको तकलीफ दिया हो। पहले उसकी जांच होगी, कहीं ऐसे इसको नहीं तो जहर तो नहीं दिया गया, चीजें तो ऐसी नहीं दी गई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, गड़बड़ तो नहीं हुआ, तब जाके चीजें देखी जाएंगी कि हाँ फैमिली इस चीज को चाहती है, करती है। हाँ जी, तो इसमें एक पॉइंट डालना है, लिखना है, legislation would formalize the role of next of kin in decision making for incomponent patients. ये इसलिए कि फैमिली को, लेजिस्लेशन को, कानून को दिखाना पड़ेगा कि हमारा बेटा सफर कर रहा है। जैसे कि हरीश राणा के पेरेंट्स, फैमिली
राइट है उनके पास, लेकिन उसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, चीज है। तो हरीश राणा पेरेंट्स हैड टू फाइट अ मल्टी ईयर्स लीगल बैटल टू प्रूव देयर सन सफरिंग कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से आउटवेटेड एंड द फर्टिलिटी फ्यूटिलिटी ऑफ हिज ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, तकलीफ है, सफर कर रहा है, इसको डेथ दे दीजिए, और ऐसे नहीं जी पाएगा, ये बहुत तकलीफ में, उसकी तकलीफ में हम भी बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो ये तब जाके चीजें हुई, और तब सुप्रीम कोर्ट को ये बनाना पड़ा 2025 में, और फिर इसको ये लीगलाइज वो करके इसको डेथ देनी पड़ी। ठीक है, सो ये इतनी सारी चीजें हैं, चैलेंजेस है इसमें, रिस्क ऑफ मिसयूज, इसका लोग मिसयूज ना कर ले, चैलेंजेस भी है, जितना अच्छा है उतना चैलेंजेस भी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 दिन बहुत है, 30 दिन मैंडेटरी है कंसिडरेशन, उस बंदे का ट्रीटमेंट देखो, ऑब्जर्वेशन में रखो, और अगर ठीक लगता है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत उसके साथ जो कर दो। ऐसे रिजिड होने का पहले बहुत रिजिड था, करंट रूल बहुत रिजिड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन के लिए बोल दिया है, और 30 दिन के बाद उसे आप दे सकते हो, परमिशन दे सकते हो, डेथ हो सकती है उसकी, कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये अभी का सुप्रीम कोर्ट का 30 दिन वाला, लिख लेना इस नोट में। इसके बाद चैलेंजेस ये है बेटा, इसमें अगर हम बात करें इसमें क्या कोई चैलेंजेस है कि नहीं है, चैलेंजेस है। पहला ये है रिस्क ऑफ मिसयूज। कैसे मिसयूज की बात है, अब सपोज करो कि कोई डिसेबल है, किसी तरीके से कुछ ऐसे है, कोई प्रॉपर्टी फाइनेंस गेन के लिए, अब क्या किया कि हमने पहले उसको जहर दिया थोड़ा थोड़ा करके, बाद में हमने क्या किया, उसको हॉस्पिटल में बताया कि यार ये मरना चाहता, बड़ा तकलीफ में है, देखो ना इसको, डॉक्टर भी कह रहे हैं हाँ बड़ी तकलीफ में है, और उसको जाके तुरंत डेथ करा दी। नहीं, उस आदमी का हो, उसको जांच हो, प्रॉपर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, तब जाके आपको बताना होगा कि हाँ ये चीजें, इस मिसयूज तब भी हो ही सकता है, तब भी हो सकता है कि आपने धीरे धीरे उसके मरने की, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने का धीरे धीरे आपने प्रोसेस कर दिया, चीजें कर दी, और आप तकलीफ में जी रहे हैं, चीजें ऐसी हैं, और आपने डेथ मांग ली वहां से, तो प्रॉब्लम तो है बॉस इसमें, प्रॉब्लम है। नहीं, राइट्स में आएगा, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो बोर्ड बनेगा ना, मेडिकल जो बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक्सटर्नल होगा, उस हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं होगा, या कोई ऐसा बोर्ड नहीं बनाया जाएगा जो ऑलरेडी पहले से एक प्राइमरी है जो एनएमसी ने बना के रखा होगा, जो उस टाइम पे भेजेगी, एक होगा बाहर से जो उस टाइम पे बनाया जाएगा, जो एकदम फ्रेश लोग होंगे, जिन्हें किसी इस चीज के बारे में या उन डॉक्टर से कोई उनका लेना देना नहीं होगा, है ना, ये होगा इसमें। तो ये चीजें इसमें आती हैं। अब मिसयूज का तो देखो, आदमी कुछ भी मिसयूज करता है, मिसयूज करने के लिए तो कुछ भी होता है ना, आपसे कोई बड़ा भाई है, वो भी आपका मिसयूज करता है, कई बार आप छोटे होके आप उसका मिसयूज करते हो, कई बार पेरेंट्स का विश्वास का मिसयूज करते हैं, कई बार पेरेंट्स के पैसे का मिसयूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो मिसयूज होती हैं लाइफ में, ऐसा क्या है जो मिसयूज नहीं होता है, सब कुछ मिसयूज होता है, लेकिन इसमें मिसयूज का मतलब है कि आपकी ये इजी हो जाएगा आपको फाइनेंशियल गेन के लिए, इसलिए इसमें एक्सटर्नल बोर्ड रख के, एक एक्सटर्नल बोर्ड रखा जाता है, प्राइमरी वहीं का होता है मेडिकल का, एक एक्सटर्नल मेडिकल बोर्ड रख के उसकी जांच रिव्यू किया जाता है। ठीक है, खास करके, समझ आया। दूसरा है रिलीजियस एंड मोरल ऑब्जेक्शंस है इसमें, रिलीजियस एंड मोरल इस चीज को लेके, ये भी मिसयूज है कई बार। जैसे अभी आप देख लो, जैन धर्म में अभी एक बिटिया जो थी, संलेखना की वजह से 3 साल की बेटी की डेथ हो गई, करा दी गई, तकलीफ में थी उसको। संलेखना का मतलब, में इसमें जब इसमें जाते हैं आप जैन धर्म में, तो उसमें क्या होता है कि मरने से पहले आप संलेखना करते हैं, मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं, एक पर्टिकुलर साइंस है, कितने दिन खाना पीना नहीं करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, उसको समाधि बोल देते हैं लोग कि हाँ ठीक है, बल्कि ये प्रैक्टिस क्राइम है एक तरीके से, आप बच्चे को मार रहे हो, चीजें ऐसा हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए आपके उसमें। तो इसमें ऑब्जेक्शंस है, मोरल ऑब्जेक्शंस है, तो ये भी है कि बहुत सारे सोशल रिलीजन्स है जो ये इथोनेसिया एज एन इंटरफेरेंस विद द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ का मानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि डेथ अपने आप से हो तो ज्यादा अच्छी है, कुछ ऐसा होता है कि खुद से डेथ लेना पसंद करते हैं, सबकी अलग अलग चीजें हैं कि नहीं हम बच्चे को पहले मार देंगे, तो होता है ना कि हिंदू में ऐसा है
कि अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई अलग तरीके से होगा, भूत बन के टहलेगा, आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी, ये भटकता रहेगा यहीं पर, इसको अपनी मृत्यु मरने दो, मतलब तकलीफ में है वो चलेगा, लेकिन उसे अपनी मृत्यु मरने दो, इस चीज के लिए छोड़ देते हैं तकलीफ में उसको, क्योंकि भूत ना बनने पाए, उसकी आत्मा भटके ना यहाँ। हम इस चीज को सोच लेते हैं, और फिर सपने में कह देते हैं वही दिखता है, आया था मेरे सपने में, ऐसा बोल के गया है। मतलब मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है मैंने, जिसका मैं अपनी फैमिली में ही बता दूं। जैसे अभी एक हमारे फैमिली में एक डेथ हुई थी चाचा के बेटे का, फिर उनके बड़े बेटे के बच्चा हुआ, बोले कि वही चाचा है जो डेथ हुआ ना लड़के का, वही उसके वही सपने में आया है कि वही जन्म ले रहा है दोबारा से, मतलब वो बता रहा है कि मैं आ रहा हूं फिर से। मैं कितनी नॉनसेंस चीज है। सो हमारे यहाँ मानते हैं इस चीज को, सभी लोग मानते हैं, मतलब हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में आत्मा है। अब बालाजी चले जाओ कभी, रोज भूत मिलेंगे। राजस्थान के बालाजी में आपको इतने भूत, इतनी आत्माएं दिखेंगी, आपको लगेगा सच में ऐसा है। होता हो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मैं आज तक तो नहीं देखा, मिला नहीं हूं उससे, तो मैं इस चीज को ज्यादा मानता नहीं हूँ, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी को मानता हूं। हम्म हम्म। हाँ यही मेन है। देखो, जब कभी भी आदमी को ना बेटा, जैसे आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे मालूम है कि आप मुझे तो एक ऑटोमेटिकली जैसे जाओगे वहां प्रणाम करोगे, आपको पहले बोल देते हैं कि ये पेशेंट है, अच्छा ठीक है, इनको ये पानी पिला दो तभी जाके अंदर इलाज होगा। मतलब अभी तक जब तक आया तब तक वो बीमार था, ऐसे वो एक्टिंग नहीं थी उसके पास, ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा था, आप गाड़ी में लेकर आए, बीमार था, शिथिल था, कुछ नहीं, मेंटली डिस्टर्ब रहा होगा, पता नहीं। जैसे वो पानी पिया, थोड़ी देर बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही काम करने लगता है। तो यही तो है ही है ना, ये कहीं ना कहीं देखो, हम अपनी प्रैक्टिसेस, एक इनकम, एक चीजों को वही डराने का यही रखते हैं, और कुछ नहीं। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत पहले ये सारे इंसिडेंट होते हैं, गांव से अगर बिलोंग करते हो तो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। हमारे घर में ही एक आसपास मोहल्ले में एक लड़की की डेथ हुई, और हमारी दीदी का रहा होगा जो भी, ऐसा कुछ पता नहीं क्या हुआ उनका, मेंटली क्या प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, तो सबने कहा कि भूत है, कुछ झाड़ फूंक कर दो, तो हमने फूंक वूंक डलाई। फिर बोले कि हनुमान जी की, तब मैं बहुत छोटा था, आइडिया नहीं था इतना कि क्या कैसा भूत को सभी को डर लगता है बचपन में। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की, मदर ने बोला कि हनुमान जी की परिक्रमा लगा लो मंदिर की, तो मैंने परिक्रमा लगाना शुरू किया, उन्होंने बीच में मेरी तरफ ऐसे देखने लगे, मुझे लगा भूत तो नहीं आ गए, उन्होंने लेके घर पे आया। फिर उन्होंने एकदम से कुछ हुआ कि अमित अमित चिल्लाई और गिर गई, चक्कर सा आया, गिर गई। मैंने बुला के लाया, और बुला के लाने के बाद ये हुआ कि इन्हें ले जाओ, तो हम ले गए, तहसील वहीं पड़ती है, वहीं घर है हमारा, दूसरा घर, ताऊ जी सभी लोग रहते, तो वहां गए लेकर। और वहां गए ना, झाड़ फूंक कुछ नहीं है। फिर इसके बाद हमने वहां बैडमिंटन खेलने लगी, सब ऐसे था, सब चला गया, कुछ याद ही नहीं रहा उन्हें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है, कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ डर बैठ जाता है, या कभी कभी वो कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अ, कि थोड़ा सा वो, कई बार हम सोच लेते हैं उसका, देखते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक्टिविटीज है माइंड में, हेल्यूजन टाइप का कुछ ऐसा भर जाता है माइंड में, तो वो होने लगता है, बस कुछ नहीं। हाँ ये है कुछ, और क्या, देखो जीते जी तो आदमी कुछ कर नहीं पा रहा, भूत ऐसा कहां से आ जाएगा कर लेगा भाई। भूत कितनी हिम्मत है, वो क्या है ना, उसके पास लाठी डंडा है मारने के लिए, ना बंदूक है, ना वो उठा सकता है, हवा में तो वो खुद घूम रहा है, मारेगा कैसे वो, सिंपल सी बात है। हाथ तो उसके काम नहीं कर पा रहे, अगर है होता है भूत तो जैसे हवा में दिखाते हैं, ये चीजें हैं। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ डिग्निटी, ये आपको इसमें चैलेंज करता है कई बार, definition of dignity. Dignity is subjective and hard of quantify in a legal statute. ठीक है, तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ डिग्निटी में। डिग्निटी एक सब्जेक्टिव वर्ड है, और इस चीज को हमें एक आपकी ध्यान से है कि कितना है इसको, कितना आप उसके डिग्निटी को ध्यान में रख सकते हैं, कितनी चीजें हो सकती हैं, तो वो भी है। इसके बाद
ऐसी चीजें आपके इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है उसको कई बार हम लेके, कई बार जुडिशियल हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहा है, डिफरेंस है इनमें, कई बार हो जाती हैं चीजें आपस में, तो वो भी कई बार रोक देता है चीजों का। तो ये है, हमें हमें बेसिकली इसमें कराना चाहिए एक बिल इसके लिए। तो इसीलिए अभी हाल ही में एक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट बिल रेडी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज द कम्प्रिहेंसिव, उसके बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उसको कुछ ऐसा बनाएगी, लीगल करेगी, जिससे वो इजी हो जाए चीजों को समझना। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका था जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब राइट टू एजुकेशन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं और इसके साथ जुड़ी हुई चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे नहीं चल रहा, आपको हर चीज समझ में आती जा रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये फंडामेंटल राइट तक ही थोड़ा सा है, बाकी तो भी स्पीड से चल जाएगा। इसको समझ लिया तो पूरी वैसे पॉलिटी समझ आ जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी तो नहीं है ना? बस फिर। हम्म और ये देखोगे कुछ समय बाद आपको महसूस होगा, जो कहीं भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा होगा, कि आपको लगेगा कि हाँ चीजें बेटर थी। पॉलिटी के टीचर भी ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हैं? हाँ। हम्म हम्म नहीं, 2002 में अमेंडमेंट किया गया था ये फर्स्ट। हम्म फिर इसके बाद 2009 में आया, फिर चीजें आई, फिर अलग अलग जोड़ी गई इसमें। तो राइट एजुकेशन में ये है बेटा, इसमें 86th अमेंडमेंट हुआ इसमें, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें गारंटी की गई, शायद अमेंडमेंट में गारंटी दी गई कि ऐसा करते हैं कि, क्या गारंटी थी इसमें, गारंटीज कि फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोड़ देते हैं आर्टिकल 21A में। ठीक है, सभी को इसमें, और किस एज के बच्चे, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ये फ्री रहेगा, कंपलसरी है, उन्हें पढ़ाना ही है। आपके बच्चे अगर घर में है, उन्हें गवर्नमेंट में आप पढ़ाइए, 6 से 14 साल तक के बच्चों को वहां पर पढ़ाओ, भेजो आप। इसके बाद इसमें यह है कि ये इसका इन्फोर्स्ड हुआ अच्छे से, तो राइट टू एजुकेशन के थ्रू 2000 एक्ट एक बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू, लेकिन पहले इसे लोग उतना फॉलो नहीं कर रहे थे। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 9 बनाया गया, और इसमें बोला गया कि आपको जाना ही जाना है और एजुकेशन आपको चाहिए दिलाना ही पड़ेगा, हर बच्चे का वहां एडमिशन होना बहुत जरूरी है, चीजें होना चाहिए, एक्टिव मॉडल पे लेकर आना है। इसके साथ साथ जो ये 86 अमेंडमेंट हुआ, गारंटी हुई इस पे, इसके साथ ये भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक, इसे मानते हैं एजुकेशन, कंसर्निंग एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर के पार्ट में भी इसे रखते हैं कई बार, है ना, कि बच्चे के फायदे के लिए है एजुकेशन, बच्चों के लिए है, जाहिर सी बात, अच्छी चीज है उसमें। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 21A, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लेकर बहुत जरूरी है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट इन द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जो भी है कानून बना है, चीजें हैं, वो आपको करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई भी स्टेट के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाएगी, चीजें होगा। इसके बाद इसी में आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के अंदर ही आर्टिकल 45 भी इसमें इंक्लूड किया गया, इट्स इंक्लूड प्रोविजन, इसमें प्रोविजन दिया गया है फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी छोटे में बचपन में जो बच्चा आता है उसके लिए चाइल्डहुड केयर है, कि बचपन में उसकी कोई गड़बड़, जो कहते हैं ना कि ये अगर शुरुआती गड़बड़ हो तो अंत अपने आप गड़बड़ होगा, तो इसलिए बच्चे का राइट है, उसको शुरुआत में केयर चाहिए और वो सरकार दिलाएगी, चाहे वो आपके आंगनवाड़ी से हो या स्कूल से हो, प्राइमरी से, वहां शुरू होगा। एंड इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन अप टू द 6 और एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी 6 साल के बच्चों तक। आप देखते हो ना, आंगनवाड़ी में जाते हैं बच्चे, खेलते हैं, बिस्किट खा के आते हैं, खाना खाते हैं, जिससे उनका मन लगे, और उनको दलिया मिलता है, चीजें मिलती हैं जिससे वो न्यूट्रिशन उनको मिल जाए। हर फैमिली के पास गांव में या कहीं पर भी इतने नहीं होते कि उनको, उनके पास वो उतनी अच्छी चीजें लेकर प्रोवाइड करा पाए।
लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, सरकार इतनी देती है, हम कई बार सरकार को बस गाली देते हैं, ना ही अपने आप को देते हैं और ना ही सिस्टम को देते हैं कि सिस्टम कैसे चल रहा है। वहां पर जो आंगनबाड़ी में बैठी वो बेच रही है, जो मतलब पौष्टिक चीजें बेच रही है, और आदमी किस लिए खरीद रहा? अपने खाने के लिए नहीं भी खरीद रहा। मतलब उसको खाओ तो खुद ही खरीद भी रहे तो खुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, ताकत आएगी। किसके लिए खरीद रहे हो? भैंसों के लिए, गायों के लिए, जिससे उनका दूध बढ़े, अब बेच पाओ। क्या बात है। मतलब ये हमारे देश का सिचुएशन। वहां पर ऑर्गेनिक चीज आ रही है बच्चों को खिलाने के लिए, और आप खुद भी नहीं खा रहे हो, बच्चों को भी नहीं भेज रहे हो खाने के लिए, आंगनबाड़ी वाले भी नहीं खिला रहे और भैंसों जानवरों के लिए खिला रहे हैं। तो ये हमारे देश का है, इशू है थोड़ा सा। तो ये है, और ये हमारा आर्टिकल 45 किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के थ्रू, तो ये उसके अंदर आ गया। इसी के अंदर 86 अमेंडमेंट में आर्टिकल आपका 51A क्लॉज नंबर के अंदर, सब क्लॉज के अंदर इसमें आता है। इसमें यह है कि इसमें इंपोज किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर, ठीक है, गार्जियंस पर, कि उनकी गारंटी, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को देना है। 6 से 14 साल के बच्चों के उसमें उनकी ड्यूटी है ये। अगर नहीं करते हैं तो उनकी मोरल ड्यूटी खत्म हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम आ सकती है कभी काम करवाने का। अगर 14 साल से बच्चे से अपने घर का काम करा रहे हो और उसे पढ़ने नहीं दे रहे हो, अब बच्चे को तकलीफ है, तो बच्चा अगर कुछ बोलता है, कोई पूछने जाता है सर्वे में, तो पेरेंट्स उसमें जेल जा सकते हैं, पेरेंट्स को तकलीफ हो सकती है। ठीक है, ये भी है इसमें। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें, तो फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर और भी चीजों को देख लें, तो प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर, इसमें देख लें। और नियर बाय स्कूल जहां भी होगा, रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस भी इसमें दिया गया है, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में आप कोई भी बच्चा जाएगा उसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के तहत उसको यहाँ पर छूट मिलेगी। और इसमें लगभग आपकी सीट 25% रिजर्व की जाती है। जो डिसएडवांटेज होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं, उनको 25% की छूट के तहत उसको सीट वहां प्रोवाइड कराई जा सकती है, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूल में। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ओवरसाइट बाय एनसीपीआर, एनसीपीसीआर बोलते हैं, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, लिख लो इस पॉइंट को, एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर, पीसीआर। एनसीपीसीआर का मतलब नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें स्टेट्स मस्ट एस्टैब्लिश सिमिलर कमीशन एट द स्टेट लेवल में, जितने भी राज्य होंगे वो सिमिलर कमीशन ऐसे अपने राज्य में एक बनाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे, जिससे वो देख सकेंगे, मॉनिटर कर पाएंगे चीजों को लेकर। फंडिंग मैनेजमेंट इस एक्ट के थ्रू रखा गया है कि किसी चीज में बच्चों के लिए तकलीफ ना हो फंड की, कि फंड नहीं आया इसलिए बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है, या बच्चों की देखभाल नहीं हो रही ठीक से, तो फंडिंग मैकेनिज्म भी इसमें तैयार किया जाता है आरटीई के। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होती है, इसका भी कुछ परसेंटेज होता है, उसका भी कुछ परसेंटेज होता है। प्लस फाइनेंस कमीशन जो होती है, द सेंटर कैन रिक्वेस्ट द फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट एडिशनल रिसोर्सेज टू द स्टेट। स्टेट के लिए कुछ एडिशनल रिसोर्सेज देती है, जिससे वो पैसा की दिक्कत ना हो, वहां के स्कूलों की दिक्कत ना हो, कुछ एजुकेशन प्रॉब्लम ना हो, छोटे खास करके छोटे बच्चों के लिए। तो ये रखा गया है। एंड सिविल सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट रखा गया है कि भाई पार्टनरशिप विद सिविल सोसाइटी कैन एड्रेस फंडिंग गैप्स, तो वहां से भी चीजों को लाया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं, बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 21, आज से हो गया कंप्लीट आपका। हाँ, नहीं सोशली आएगा ना बेटे, सोशली आएगा हमारा, क्योंकि देखो हमारा इंडिया में ना मिक्स इकोनॉमी है ना, और खास करके सोशल को ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो पब्लिक का ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम है। जब भी कभी सोशल इकोनॉमी आएगी, सोशलिस्ट होगा और मिक्स भी हो अगर, तो उसमें पूंजीवादी ना हो, पूरी तरीके से सामाजिक टाइप की अर्थव्यवस्था हो अगर कहीं पर, तो वहां पर क्या होता है कि मैं गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है कि उसकी जनता, उसके सिटीजन को किसी टाइप की तकलीफ ना हो। इसीलिए वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर चीजें पब्लिक के लिए, उनके बच्चों के लिए, नई नई चीजें वो गवर्नमेंट खुद सोचती है, किससे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड कैसे ठीक हो पाए, ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर यही कैपिटलिस्ट होता, पूंजीवादी स्टेट होता, तो वहां पर फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो कुछ भी लॉन्च करे वेलफेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली वेलफेयर का पार्ट है ना, तो ये आपका सोशल में आ जाएगा। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी का पार्ट बनेगा। ठीक, गेट इट। हेलो, मेरी वॉइस समझ आ गया? पूछो पूछो पूछो। हम्म
देखो इसका अलग है। देखो यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में वहाँ कैपिटलिज्म है। वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वहाँ कैपिटल इकोनॉमी है बेसिकली। वहाँ का मिक्स इकोनॉमी नहीं है। हमारे यहाँ मिक्स है। तो ये डिफरेंसेस तो आएगा ना बेटा। हमारे यहाँ 100 केस में है। ओनली फॉर मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, सिग्नेचर के लिए है। उसके पास पावर नहीं है इस सब चीजों के लिए। जैसे वहां प्रेसिडेंट के पास पावर है। हमारे यहाँ पावर नहीं है उसके पास ना। हमारे यहाँ पावर पार्लियामेंट के पास है। उसके पास नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर है। प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ओनली सिग्नेचर अथॉरिटी है। किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या कुछ भी चीज कराने के लिए सिग्नेचर चाहिए। बाकी उसके पास कुछ नहीं है। हमने प्रेसिडेंशियल जो चीजें ली हैं सो वो जरूर हमने ली है यूएसए से, बट उसका कोई ऐसा यूजेस नहीं। जैसे वहां पर है, वहां पर सारा कुछ प्रेसिडेंट लेता है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर सारा कुछ लेता है। तो पार्लियामेंट्री पावर है हमारे पास। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, ये बोल सकते, ये बोल सकते, ये बोल सकते हो। ये कह सकते। हाँ 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 हाँ, ये कह सकते, ये कह सकते। हाँ, उनका तो देखो, एक तो वहाँ डबल सिस्टम है ना। एक तो सेंटर का जो है तो है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग भी वहाँ का अपना चीजें चलती रहती हैं। हाँ हाँ। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज में क्या होता है ना कि सेंटर क्या करता है कि हर चीज में सेंटर और स्टेट मिलके चलते हैं। कोई ना कोई परसेंटेज होता है। वहां पर स्टेट अपना अकेले भी कर सकता है। सेंटर से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर करेगा वो अलग बात है। ठीक है। सेंटर अलग, स्टेट अपने अलग लेवल पे भी कर सकता है चीजें। स्टेट वहाँ